हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब। मैं अभिनव सिंह आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुकुल पर। होप सो आप सभी अ, अच्छे से हैं, अपने घरों पर हैं, सुरक्षित हैं। इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए एक योद्धा की तरह घर में कोरोना से फाइट कर रहे हैं। चलिए आगे बातें करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने जो भी नहीं जिन्होंने भी नहीं देखा है, जो भी नए हैं इस चैनल पे, वो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक सर्वे को इनिशिएट किया था, जिसमें हमने देखा था कि व्हाट, हाउ एंड व्हाई टू स्टडी इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें हमने बात की थी कि इसको क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच होना चाहिए और किन किन चीज़ों में ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात करें तो सिविल सर्विसेज एग्जाम में इसके क्या रिलेवेंस हैं, किन किन चीज़ों में आता है, मेंस में किस तरीके से आता है, ऑप्शनल में क्या आता है या नहीं आता, इन सब चीज़ों में हमने बात की थी। उसको कैसे कवर अप करना है उसके बारे में हमने बात की थी। तो एक बार अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको काफ़ी सारे गाइडेंस मिल जाएगा कि हमें कैसे इकोनॉमिक सर्वे के लिए अप्रोच बनाकर रखना है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं और सबके चक्कर में क्या होता है कि हमारा जो मेन मुद्दा होता है वो छूट जाता है। सो टू अवॉइड सच सिचुएशन एंड कंडीशन, आप रेगुलर वे में इसको पढ़ते जाइए, चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे उसको हाईलाइट करते जाइए, सो दैट एग्जाम के पहले एक बार आप इसको रिवाइज कर सको। और इस तरीके से अगर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत ही ईजिली अच्छे नंबर आप पा सकते हो। अगर इकोनॉमिक्स मॉड्यूल की बात करें, आपके एग्जाम की बात करें तो जैसा कि बच्चा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है चैप्टर 1 ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2019 एंड 20 वॉल्यूम 1। तो चैप्टर 1 ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 का जो है वो है वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे, उसमें गवर्नमेंट का जो मेन फोकस रहा है वो वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड है। तो वेल्थ क्रिएशन की यहाँ पर बात हो रही है और वेल्थ क्रिएशन करेंगे कैसे देश में, उसके लिए एक लाइन यहाँ पर यूज की गई है, इनविजिबल हैंड सपोर्टेड बाय द हैंड ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, अदृश्य हाथ और हैंड ऑफ ट्रस्ट, विश्वास भरे हाथ, इन दोनों हाथों की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो वेल्थ क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चा देखो, जैसा कि हमने अपना टारगेट रखा था अपने देश में कि अपनी इकोनॉमी को हमको 2024 एंड 25 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। अब उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में की गई। बजट का भी जो मेन फोकस था इस बार के, या बात करें इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी। और तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको कैसे बनानी है उसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे का काफ़ी फोकस रहा, गवर्नमेंट बजट का भी काफ़ी फोकस रहा। इन काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं, काफ़ी सारे पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से देखी हैं। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की डेट में करती है उसको हम मोदी गवर्नमेंट कहते हैं, मोदी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स कहते हैं। तो मोदी नॉमिक्स एक नाम निकल कर आया है रिसेंट में, और सारे लोग जो क्रिटिकल अप्रोच रखते हैं गवर्नमेंट के काम धाम से रिलेटेड, तो उनका कहना है कि मोदी नॉमिक्स से इंडिया की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बाय द 2024 एंड 25, या यूं कहूँ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, बनेगा या नहीं बनेगा, इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क, इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। तो इनके बारे में बात की गई है। अब ये वेल्थ क्रिएशन कैसे करना है बच्चा, वेल्थ क्रिएशन यूं समझ लेते हैं कि एक तरीके से आप सिंपल अपने माइंड में बैठा के रखो, यहाँ पर बात हो रही है जीडीपी बढ़ाने की, क्योंकि जो भी वेल्थ क्रिएशन इकोनॉमी में होता है उसको मेजरमेंट करने का सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीका जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है वो है जीडीपी कैलकुलेशन। तो एक तरीके से जीडीपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का मतलब होता है बच्चा, किसी भी देश की जीडीपी उस देश की इकोनॉमी का साइज बताती है। तो 2025 में हमारे इकोनॉमी का जो साइज है उसको बढ़ाकर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का हमारा लक्ष्य है। तो उसके बारे में ही इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पूरा का पूरा फोकस है। हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चा, जब भी आप सेंटर थीम समझ जाओगे तो कोई भी इकोनॉमिक सर्वे किसी भी साल का आप पढ़ोगे, आराम से सारे चीज़ों को आप रिलेट कर पाओगे। तो सेंटर ऑफ द थीम इस साल के इकोनॉमिक, या सेंटर थीम ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे इस साल का ये था, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। चलिए आगे बातें करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है बच्चा इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी को कैसे आपको $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है, उसके लिए दो लाइंस इसके पहले हमने देखी थी। एक लाइन थी इनविजिबल हैंड्स, ठीक है, सपोर्टेड बाय द हैंड ऑफ ट्रस्ट, इनविजिबल हैंड सपोर्टेड बाय द हैंड ऑफ ट्रस्ट। तो दोनों की बात हो रही है। एडम स्मिथ की बात कर लें, चाणक्य की बात कर लें, या थिरुकुरल, इन सारे जो भी ये पोएट्स हैं, राइटर्स हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, इन सब के जो हैं व्यूज़ और इनकी थ्योरीज, इनके थॉट्स को इंक्लूड किया गया इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में। जस्ट
ये रिप्रेजेंट करने के लिए, ये बताने के लिए कि जो हम कर रहे हैं इकोनॉमी में वो सही है, ठीक है, कि जो हम कर रहे हैं इकोनॉमी में वो सही है, और ये जो हम कर रहे हैं ये वेल्थ क्रिएशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त जिन्हें आप कहते हो, उनके इकोनॉमी में भी वेल्थ क्रिएशन की बात हुई थी, क्योंकि उनका कहना था कि वेल्थ क्रिएशन से ही वेलफेयर पॉसिबल हो सकता है किसी भी देश में। विदाउट क्रिएटिंग वेल्थ यू कैन नॉट डू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ये कहा जाता था। तो राजा को हमेशा वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान देना चाहिए, सो दैट इकोनॉमी में जो भी लोग रह रहे हैं, देश में जो भी लोग रह रहे हैं, उनका वेलफेयर भी हो सके। और कैसा वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए? एथिकल। और बच्चा इस वर्ड पर ध्यान देना, ये एथिकल शब्द काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा, इस वर्ड पर आप प्लीज़ ध्यान देना। एथिकल वर्ड जहाँ भी आए आप बस इतना मान लो कि यहाँ पर बात हो रही है हैंड ऑफ ट्रस्ट की, हैंड ऑफ ट्रस्ट की, यानी आपका भरोसा इकोनॉमी पे, गवर्नमेंट के डिसीजंस पर बना रहे, इस तरीके से आपको मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करना है। बच्चा इनविजिबल हैंड्स में क्या होते हैं? डिमांड और सप्लाई पे पूरी इकोनॉमी काम करती है। इनविजिबल हैंड्स ऑफ एन इकोनॉमी कहा था एडम स्मिथ ने डिमांड एंड सप्लाई को। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई पे, यानी कैपिटलिस्टिक अप्रोच बनाकर इकोनॉमी काम करेगी। अब कैपिटलिस्टिक अप्रोच अगर इकोनॉमी बनाकर काम करेगी तो जाहिर सी बात है कि अनएथिकल चीज़ें भी होंगी, इमोरल चीज़ें भी होंगी। तो ऐसा ना हो, इस नाते हैंड ऑफ ट्रस्ट की बात की, यानी एथिकल वेल्थ क्रिएशन की टोटली बात की गई है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में, यानी नैतिक धन का सृजन। तो आपकी इकोनॉमी को जो सपोर्ट करेगा वो करेगा, इनविजिबल हैंड को जो सपोर्ट करेगा वो करेगा हैंड ऑफ ट्रस्ट। और अगर एथिकल वेल्थ क्रिएशन आपकी इकोनॉमी में होगा तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। दोनों में डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, यानी आपकी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। चलिए फोकस करते हैं कि ये एथिकल वेल्थ क्रिएशन और ये इनविजिबल हैंड्स और हैंड ऑफ ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चा एथिकल वेल्थ क्रिएशन का मतलब होता है कि मॉरली एथिकली लोगों का वेलफेयर करते हुए इकोनॉमी को डेवलप करना, यानी एथिकल वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए चाइना की हम बात कर लें, तो चाइना में क्या है कि चाइना में वेल्थ क्रिएशन तो है, लेकिन एथिकल ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ भी करप्शन है, क्योंकि वहाँ भी हम जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए नहीं सही हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी माल प्रैक्टिसेस हैं, काफ़ी सारे फ्रॉड हैं, फॉर्जरी है, करप्शन है, लोगों का भरोसा कम है गवर्नमेंट के डिसीजन से रिलेटेड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंडिया में भी हैं। यानी वेल्थ क्रिएशन के साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी एथिकल वेल्थ क्रिएशन आपकी इकोनॉमी में हो सकता है। तो बच्चा इनविजिबल हैंड यानी डिमांड और सप्लाई, कैपिटल बेस्ड मार्केट मैकेनिज्म की बात हो रही है, या आप जिसको कहते हो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, तो इनविजिबल हैंड्स डिमांड और सप्लाई की बात करता है, अदृश्य हाथ, और इसको जो सपोर्ट करते हैं, सपोर्टेड बाय हैंड ऑफ ट्रस्ट, विश्वास भरे हाथों के द्वारा इसे सपोर्ट मिलता है, इसे सहायता मिलती है, और तभी एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव पड़ती है और इकोनॉमी में एथिकल वेल्थ क्रिएशन होता है, जिस पर पूरे इकोनॉमिक सर्वे का फोकस है। राइट, अब इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से बात करें, इंडियन इकोनॉमी का टारगेट हमने क्या रखा था कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें बनानी है बाय 2025। ठीक है, और ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये जो टारगेट है वो हमारा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, मजबूत करना है दो चीज़ों को, इनविजिबल हैंड्स ऑफ द मार्केट, अदृश्य हाथ, यानी हम अपनी इकोनॉमी में प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ को जगह दें, प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ बनाएं, सो दैट ऐसा हो सके। बच्चा प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ अगर बनेंगी इकोनॉमी में तो होगा क्या कि नए इंट्रेंट्स मार्केट में आएंगे, नए एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में आएंगे, नए बिजनेस बढ़ेंगे, नए लोगों के लिए सुगमता होगी व्यापार करना, बिजनेस करना। जब बच्चा इकोनॉमी में बिजनेस बढ़ेगा, या पुराने लोग जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं उनके लिए भी बहुत आसान होगा बिजनेस करना इंडिया में, बाहर के इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ेगा। अगर प्रो बिजनेस मतलब व्यापार अनुकूल नीतियां अगर हम बनाएंगे तो इकोनॉमी में क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस के साथ रोजगार वगैरह भी बढ़ेगा। अब रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के पास इनकम जाएगी, इनकम जाएगी तो वेल्थ क्रिएशन होगा, यानी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर ये जस्टिफाई कर रहा है। दूसरी बात क्या है कि इन सारी चीजों में कहीं हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना अडॉप्ट कर लें, कहीं हम अनैतिक चीजें ना करने लगे, उसके लिए हैंड ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, दैट कैन सपोर्ट द मार्केट, यानी ये जो मार्केट है इसको ये सपोर्ट करे, विश्वास भरे हाथ। तो यहाँ रोल आता है सरकार का या गवर्नमेंट का।
तो गवर्नमेंट को क्या मेंटेन करना है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है और इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉस को मेंटेन करना है कि पारदर्शिता रहे मार्केट में, किसी भी चीज पे डिस्ट्रस्ट ना हो पब्लिक का। फॉर एग्जांपल यस बैंक की क्राइसिस हुई, अब यस बैंक अगर डूब रही थी तो कस्टमर्स का विश्वास भी हिल गया, इन्वेस्टर्स का विश्वास भी हिल गया, यस बैंक के शेयर्स मार्केट में गिर गए। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रेस्क्यू के लिए आ गए, उसने आरबीआई को बोला, एसबीआई को बोला, सब रेस्क्यू के लिए आ गए और यस बैंक को संभाल लिया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो भी ग्राहक हैं, जो भी निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका भरोसा मेंटेन रहा। तो ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिव इन्फोर्समेंट मतलब कानून का सही तरीके से पालन कराना, ये दोनों ही चीजें होनी चाहिए, तभी पब्लिक का, तभी कस्टमर का, तभी कंज्यूमर का ट्रस्ट रहेगा ऐसी मार्केट बेस्ड अर्थव्यवस्था में, जो कि बहुत ही जरूरी है वेल्थ क्रिएशन के लिए। और इस हिसाब से अगर दोनों ही आपस में मिलेंगे तो हमारे देश में क्या होगा, एथिकल वेल्थ क्रिएशन, यानी वी विल बी एबल टू make our economy as a $5 trillion and the third largest economy of the world by 2025, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वेल्थ क्रिएशन बड़ा हो गया, इस वेल्थ क्रिएशन से फायदा क्या होगा? ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर ये वेल्थ क्रिएशन हम इकोनॉमी में करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा। अब देखिए बच्चा, ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएशन, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएशन जिसकी इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में बात की गई है, उसके लाभ या फायदे बताइए, उससे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो बताइए। तो यहाँ देख सकते हैं कि बच्चा, जब भी वेल्थ क्रिएशन होगा तो ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। यहाँ पे ग्रीन आपको ये दिख रहा है, यानी ये सारी चीज़ें क्या है, बढ़ रही हैं। क्या क्या बढ़ रहा है, देखो बच्चा, वेल्थ क्रिएशन, मैंने क्या बोला, वेल्थ को एज लाइक जीडीपी समझिए। जीडीपी कब बढ़ती है, जब अपने देश में आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जब गुड्स एंड सर्विसेज आप बनाओगे तो आपके देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है, वेल्थ क्रिएशन होगा तो जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ेगी। ठीक है, प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी उसकी प्रोडक्टिविटी दिखा रहा है, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगी। शेयर मार्केट, भाई जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन होगा, सामान बिकेगा, कंपनीज को फायदा होगा, कंपनीज को जितना ज़्यादा फायदा होगा उतना ही ज़्यादा वो डिविडेंड वगैरह अपने शेयर्स पर देंगे, और जब ज़्यादा लाभ मिलेगा निवेशकों को तो शेयर की जो वैल्यू है वो मार्केट में इंक्रीज करेगी, यानी शेयर मार्केट भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, नेक्स्ट क्या था, एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है, क्योंकि भाई जब भी प्रोडक्शन आपकी इकोनॉमी में बढ़ेगा तो उससे एम्प्लॉयज़ को क्या है, इनकम मिलेगी, उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। सप्लायर्स है, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, उनकी भी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। जो सप्लायर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इस तरीके के जो कि सप्लाई चेन का हिस्सा हैं, उनकी भी इनकम बढ़ेगी। देश में जब भी पैसा बढ़ेगा तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, क्योंकि बच्चा जो पैसा हमारे पास आता है, कुछ पैसा तो हम खर्च कर देते हैं और कुछ पैसा हम सेव करते हैं। सेव ऐसे नहीं करते घर में कैश रख लिया, वो तो काला धन वाले करते होंगे। जिनके पास व्हाइट मनी आती है वो सोचते हैं कि इसको निवेश कर दे कहीं पर, ताकि ये पैसा बढ़े, ये पैसा ग्रो करे। तो वो रियल एस्टेट में लगा देते हैं, वो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, वो म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं। तो बच्चा, इस तरीके के जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो देश में कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, पूंजी का सृजन करते हैं। दूसरा क्या है कि जब भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा, वर्ल्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ, ग्लोबल क्वालिटी, ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बनेंगे तो उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू भी हमारे देश में बढ़ेगा, रिजर्व्स भी बढ़ेंगे उससे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी। ठीक है, सरकार, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है, चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, तो सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा, और सरकार जो टैक्स कलेक्ट करेगी तो सरकार का रेवेन्यू वही कहलाता है टैक्स। मेन जो रेवेन्यू सोर्स होता है वो टैक्स होता है, एक तरीके से माना जाए तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो सरकार उस पैसे को खर्च करेगी, यानी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। तो वेल्थ क्रिएशन एक चेन रिएक्शन आप कह सकते हो, उसका एक चेन रिएक्शन है। जीडीपी पर कैपिटा, शेयर मार्केट, एम्प्लॉय की सैलरी, सप्लायर मैन्युफैक्चरर की इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन, फॉरेन एक्सचेंज, रेवेन्यू, रिजर्व्स, टैक्स कलेक्शन, गवर्नमेंट रेवेन्यू या गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये सारे कुछ बढ़ते हैं। तो वेल्थ क्रिएशन से ये सारे फायदे होते हैं देश में, जो कि देश के विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी सहायक होते हैं। बिना इनके आप अपने देश को डेवलप नहीं कर सकते। पहले के ज़माने में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी हमारा देश विकसित था, विश्व गुरु था, और वहाँ से वो डिग्रेड होके कहाँ पहुँच गया आप देख सकते हो। ठीक है, हम गुलाम हुए, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। तो बच्चा, एक कॉन्सेप्ट हमारे देश में कहा जाता है कि जैसे जो 2000 साल की नॉन इकोनॉमिक हिस्ट्री है, कि 2000 साल की जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसमें अगर 3/4 समय की अगर हम बात करें
तो हम क्या रहे हैं, डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर ग्लोबली, एक डोमिनेंट आर्थिक शक्ति, एक डोमिनेंट आर्थिक महाशक्ति हम विश्व में रहे हैं। ठीक है, अगर आप हिस्टोरिकली अगर बात करो, हिस्टोरिकली अगर पर्सपेक्टिव से बात करो इंडिया की, तो आप देख सकते हो कि देश ऐतिहासिक रूप से एक प्रमुख अर्थसृजक रहा है और विश्व की जीडीपी में महत्वपूर्ण अंशदाता है। राइट, तो इंडिया को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहते थे। इंडिया में मार्केट वाला ट्रेडिशन बहुत पुराना था, वो सारी चीज़ें हम बनाते थे, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बहुत हाई था, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में बेचते थे, जिससे कि हमारे यहाँ रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था। ठीक है, फॉरेन रिजर्व्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा था, ये सब होता था हमारे यहाँ। डेवलपमेंट में बहुत आगे थे। जब ज़्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन दुनिया में व्यतीत कर रही थी, तो हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी। आप देख सकते हो कितना हम रिच कल्चर रहा है हमारा। तो हमेशा हमने जो है ये मतलब रईसी देखी है, चीज़ों का डेवलपमेंट देखा, अपने देश का डेवलपमेंट देखा, बाद में चीज़ें डिग्रेड हुई हैं। उसको इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया है। आप ये देख सकते हो बच्चा, ये जो भी आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हो, ये दिखा रहा है कि वर्ल्ड की जीडीपी में आपकी हिस्सेदारी क्या है। ठीक है, वर्ल्ड की जीडीपी में आपकी हिस्सेदारी क्या है और बाकी देशों की हिस्सेदारी क्या है। तो इंडिया की अगर आप बात करो, तो इंडिया में आप देखो, ये 2000 साल की हिस्ट्री एक तरीके से आप देख लो। एडी की बात हो रही, 2017 एडी तक का डेटा लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ तक कंट्रीब्यूशन आप देखो, इंडिया और चाइना का कितना डोमिनेंट है, इंडिया और चाइना का कितना डोमिनेंट है। फिर हल्का हल्का नैरो, फिर क्योंकि फिर अंग्रेज आए हमारे देश में, अंग्रेज आने के बाद जो है जब इंग्लिशमैन का कब्जा हुआ हमारे देश में, तो देखिए कैसे नैरो होता गया, कैसे हमारा कंट्रीब्यूशन नैरो होता गया। चाइना टू, चाइना का भी देखिए नैरो होता गया, चीज़ें नैरो होते गए। फिर आज़ाद देश हुआ, आज़ादी के बाद भी क्या था कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी तो 1948 में ही अपना चुके थे, लेकिन क्या था कि उतना ज़्यादा विकास हमारे देश में नहीं हो पा रहा था। रीज़न क्या था कि हमने जो है मार्केट बेस्ड इकोनॉमी रखी ही नहीं थी। बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी हम उसको बना दिए थे। हर चीज़ में लाइसेंस की ज़रूरत थी, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता था, आपके पास चॉइस नहीं थी, बनाने वाले के पास चॉइस नहीं थी, डिमांड एंड सप्लाई का इतना ज़्यादा रोल नहीं रह गया था। इस वजह से आप देखो कि यहाँ तक नैरो ही रहा है। लेकिन जब 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की, आप यहाँ पर देख सकते हो 1991 में जब एलपीजी पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की, फिर देखिए उसका जीडीपी फिर से बढ़ना शुरू हो गया, यानी मार्केट में उसका शेयर बढ़ने लगा। तो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में इस डायग्राम से दिखाया गया है कि वेल्थ क्रिएशन तभी पॉसिबल है जब मार्केट में इनविजिबल हैंड्स अच्छे से काम करे। तो इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट को एक बताया गया एक प्रमुख सोर्स होता है, या एक प्रोमिनेंट एक चीज होती है, प्रोमिनेंट तरीका होता है इकोनॉमी में वेल्थ को क्रिएट करने का। नेक्स्ट, इसमें 1991 के बाद से आप देख सकते हैं, जैसे 1960 की बात कर रहा है, फिर 1990s की बात कर रहा है। देखिए 1960 से 1990 तक लगभग फ्लैटन एक ये दिखा रहा है। ये फ्लैटन क्या दिखा रहा है, ये फ्लैटन कर्व क्या दिखा रहा है आपको, भारत की जीडीपी, ठीक है, इंडिया की वेल्थ दिखा रहा है। तो वेल्थ आप देखो 1991 में जब एलपीजी की पॉलिसी आई तो बढ़ना शुरू हो गई। जीडीपी प्रति व्यक्ति या जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो वो भी देखिए एलपीजी पॉलिसी के बाद ये बढ़ना क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। देश के आज़ाद होने के बाद नो डाउट जीडीपी बढ़ी है, लेकिन उतना अच्छे पेस से, उतनी अच्छी स्पीड से नहीं बढ़ पाई। 1991 में अनटिल एंड अनलेस जब हमने 1991 में एलपीजी पॉलिसी अपने देश में अडॉप्ट की, बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए ईजी हुई, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई मार्केट में, कंपटीशन मार्केट में बढ़ा, कंपटीशन बढ़ने के साथ कंज्यूमर की बात करें, प्रोड्यूसर की बात करें, एम्प्लॉयज़ की बात करें, सबका बेनिफिट बढ़ा, सबका प्रोडक्शन लेवल बढ़ा, और इसके बाद आप देख सकते हैं आपकी जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी का कर्व कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है। राइट बच्चा, किसी भी देश की जो मार्केट होती है, जैसे कि अभी जो कोरोना वायरस के समय, कोविड-19 के समय जब चीज़ें शुरू हुई थी, जब हम ये मतलब 1-2 महीने पहले की हम बात करें तो हम ये न्यूज़ में देख रहे थे कि चाइना में कोरोना वायरस फैल गया, तो चाइना से जो भी कच्चा माल आता था वो देश में नहीं आ पा रहा था आपके। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ को काफ़ी नुकसान हो रहा था, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को काफ़ी नुकसान हो रहा था, और दैट्स वाई हम स्लो डाउन में धीरे धीरे जा रहे थे, और स्लो डाउन हमारे देश में और ज़्यादा बढ़ रहा था, हम रिसेशन में धीरे धीरे जा रहे थे। तो ये सारी न्यूज़ आप सुन रहे थे।
तो बच्चा आप देख रहे थे शेयर मार्केट डेली गिर रहा है, शेयर मार्केट डेली गिर रहा है, 36-30 लाख करोड़ का नुकसान, ये इतने लाख करोड़ का नुकसान, हम ये एक एजम्पशन मान के दिखा रहे थे। न्यूज़ भी काफ़ी आए थे, डिबेट्स भी काफ़ी सारी हो रही थी। तो बच्चा देखिए, सिंपल सी बात यहाँ पर ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि किसी भी देश की इकोनॉमी या मार्केट की कंडीशन को बहुत ही अच्छे से जो रिफ्लेक्ट करता है वो उस देश का शेयर बाजार होता है, शेयर मार्केट होता है। जैसे हमारे यहाँ प्रोमिनेंट जो मार्केट है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी और एनएससी। तो हम बात करते हैं बीएससी की। तो बीएससी देखिए आपके देश में दिखा रहा है, जैसे 1986 में जब बीएससी को इंट्रोड्यूस किया गया था, या सेंसेक्स को जब इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, सेंसेक्स को 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, बीएससी सेंसेक्स जिसे आप कहते हो, ठीक है, सेंसिटिव इंडेक्स। अब मैं देखो बेसिक्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के रखे हैं। यहाँ आपको बस मैं ब्रीफली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस डायग्राम का मीन्स क्या है जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिलेगा। देखिए बच्चा, यहाँ पर बात किया गया कि 5000 पॉइंट, जैसे आप सुनते हो सेंसेक्स 30,000 के पार, 40,000 के पार, तो वो पॉइंट्स बताता है। तो पहले 5,000 का पॉइंट क्रॉस करने में उसको 13 साल का समय लग गया, यानी 1986 से देखो 1999 आ गया यहाँ पर, अक्टूबर 1999। तो लगभग उसको 13 साल का समय लग गया फर्स्ट 5000 पॉइंट को क्रॉस करने में। लेकिन उसके बाद 1991 में देखिए कि हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, चीज़ों को लिबरलाइज किया था, मार्केट बढ़ा, प्राइवेट कंपनियां मार्केट में आई, बड़ी कंपनियां मार्केट में आई, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, बाहर की कंपनीज मार्केट में आई। तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि शेयर बाजार भी बढ़ना शुरू हुआ। तो आप देखो अगले 5,000 पॉइंट बढ़ने में उसको केवल 7 साल लगे, 1999 से फरवरी 6, ठीक है, 6 या 7 साल उसको लगते हैं, और ये मार्केट आपकी 5,000 पॉइंट फिर से मतलब बढ़ा लेती है। अगले 5,000 को पहुंचने में उसको 2007 हो गया, 1 साल में पहुंच गई। अगले 5,000 देखो जुलाई में 2007 में पहुंची, फिर दिसंबर में 5,000 और ऐड हो गया, मतलब 20,000 मार्केट पहुंच गया। फिर 25,000 पहुंचा 2014 में, यानी यहाँ पर देखो 7 साल का समय फिर से लग गया। अच्छा, ये टाइम इतना ज़्यादा क्यों लगा, यहाँ पर टाइम कम क्यों हो रहा है, फिर यहाँ पर टाइम ज़्यादा क्यों हो रहा है? ये एक लाइन जो आपको ऑरेंज कलर से दिख रही है बच्चा, ये दिखा रहा है आपके इकोनॉमी की बिजनेस साइकिल। और जब आपके इकोनॉमी में ग्रोथ रेट बढ़ती है तो शेयर बाजार भी बढ़ता है, क्योंकि कंपनियों को फायदा होता है, उनका प्रोडक्शन लेवल अच्छा होता है, तो हमारे यहाँ ग्रोथ रेट बढ़ रही है। तो आप देखो ग्रोथ रेट जब बढ़ रही है तो कितना कम समय लग रहा है सेंसेक्स को 5,000 क्रॉस करने में, ठीक है। जब देखो स्लो डाउन आ गया, फेज सेकंड में क्या आ गया, स्लो डाउन, ग्रोथ रेट घटने लगी, तो देखो यहाँ 2007 से 2014 यानी 7 साल का समय लग गया 5,000, अगले 5,000 को टच करने में। फिर अगले 5,000 की बात करें तो 2014 से 2017 में पहुंच गए, राइट। फिर देखिए यहाँ पर ग्रोथ रेट धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। फिर जैसे ग्रोथ रेट इंक्रीज करती है, रिवाइवल, देखिए रिवाइवल इस फेज 3 को रिवाइवल कहा गया है। फिर ग्रोथ रेट जैसे बढ़ रही है तो देखिए कम समय लग रहा है 5,000 पहुंचने में। बच्चा ग्रोथ रेट बढ़ने का मतलब क्या है कि आपके देश में प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, जीडीपी वगैरह बढ़ रही है। तो इस वजह से देखा जाए तो सेंसेक्स से भी एक तरीके से रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है कि लिबरलाइजेशन यानी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, पहले जब हम आज़ाद हुए 1948 में हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, लेकिन हमारे यहाँ जो ओवरऑल इकोनॉमी का स्ट्रक्चर हमने बना के रखा उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब हम फिर से अपने रूट की तरफ, अपने जड़ों की तरफ फिर से वापस आए, यानी फिर से मार्केट की तरफ हम वापस गए, इनविजिबल हैंड्स की तरफ वापस गए, तो आप देखो कि सारी चीज़ें बदल गई। मार्केट आपका बढ़ने लगा, मार्केट एक्सपेंड होने लगा, आपकी जीडीपी बढ़ने लगी, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ने लगी। तो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी से ही हम वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने ये बताने का प्रयास किया है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। यहाँ पर बच्चा एक लाइन है, वेज एंड मीन्स टू इनहेंस एथिकल वेल्थ क्रिएशन इन इंडिया। क्या तरीके हैं वेज एंड मीन्स टू इनहेंस एथिकल वेल्थ क्रिएशन इन इंडिया, भारत में नैतिक संपदा निर्माण को बढ़ाने के तरीके और साधन क्या हैं? बच्चा जैसे आप इकोनॉमिक्स में फंडामेंटल लॉ पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज और लिमिटेड एंड वांट्स और अनलिमिटेड। तो रिसोर्सेज हमारी लिमिटेड होती हैं और लोगों की ज़रूरतें क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। तो इन सीमित संसाधनों का कैसे बेस्ट पॉसिबल हम उपयोग करें ताकि हमारे देश में मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट लोगों को मिल सके, यही बताता है इकोनॉमिक्स आपको, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में जब भी आप अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी, आर्थिक दक्षता। जितनी ज़्यादा आपके यहाँ आर्थिक दक्षता होगी उतना ही ज़्यादा आपके देश में वेल्थ क्रिएशन होगा,
क्योंकि नुकसान कम होगा, और नुकसान कम होगा तो जाहिर सी बात है संपत्ति तो बढ़ेगी। आप प्रोडक्शन कर रहे हो लेकिन उसके चक्कर में नुकसान ज़्यादा कर रहे हो, तो जितना का प्रोडक्शन है उतना ज़्यादा आपने नुकसान कर दिया, संपत्ति कहाँ से बढ़ेगी। लेकिन जितना ज़्यादा आपके यहाँ इकोनॉमिक एफिशिएंसी होगी उतना ही ज़्यादा आपके देश में क्या होगा, वेल्थ क्रिएशन। तो बच्चा आप यहाँ देख सकते हो इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना ही ज़्यादा आपके देश में आर्थिक दक्षता बढ़ती है उतना ही ज़्यादा आपके देश में वेल्थ क्रिएशन बढ़ता है। ठीक है, तो वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नई फर्म्स हमको लगानी है, न्यू फर्म्स क्रिएशन, ग्रास रूट लेवल पर, निचले स्तर पर नई फर्म एमएसएमई। देखिए अभी जैसे कि कल ही बात हुई कि एमएसएमई का राहत पैकेज, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान वगैरह जो भी गवर्नमेंट चला रही है एमएसएमईज पर ध्यान दे रही है। मतलब ग्रास रूट लेवल पर नई फर्म्स का क्रिएशन हो, उनको सपोर्ट मिले सरकार का, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर जब ये कंपनीज, जब ये फैक्ट्रीज, जब ये चीज़ें बिजनेस बढ़ेंगे और खुलेंगे तो होगा क्या कि इकोनॉमी में छोटे स्तर पर लोगों को काम मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, वेल्थ क्रिएशन होगा और एग्रीगेट लेवल पर आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो न्यू फर्म्स के क्रिएशन की बात हुई है। न्यू फर्म्स का क्रिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सबको बराबरी का अधिकार या अवसर मिलना। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू इंट्रेंट्स। ऐसा नहीं हो कि जियो ही पूरे मार्केट को कब्जा करके रखा हुआ है। इस नाते देखो जियो ने क्या मार्केट में डोमिनेंस किया था, ठीक है, एक उसका डोमिनेंस था, एयरटेल वोडाफोन को कोई पूछ नहीं रहा था। इस नाते ट्रस्ट को बढ़ावा, हैंड्स ऑफ ट्रस्ट को बढ़ावा देने के लिए ट्राई ने अपने नियम में बदलाव किया और उन पर प्रेशर बनाया कि आप जो है कॉल के चार्जेस लोगे। यही है बच्चा, हैंड ऑफ ट्रस्ट यही है, ताकि सबको समान अवसर मिल सके, हर नियम सबके लिए लागू हो सके, कोई देश को डोमिनेट ना कर सके। ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू एंट्रेंट्स, बराबरी का अवसर मिले सबको, नए प्रवेशकों के लिए समान अवसर होने चाहिए। इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द मार्केट, जिसकी जो मर्जी वो काम कर सके, इकोनॉमिक फ्रीडम हो, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए फालतू का। ठीक है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना ताकि देश में जॉब क्रिएट हो सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, व्यापार में सुगमता। ठीक है, ईजिंग बिजनेस रेगुलेशंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिससे आप कहते हो, इसको बढ़ावा देना ताकि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। जितना ज़्यादा आपके यहाँ फॉर्मेलिटीज़ कम होंगी उतना ही ज़्यादा लोगों के लिए व्यापार करना, बिजनेस करना आसान होगा और आपके इकोनॉमी की जीडीपी वगैरह बढ़ेगी। इम्प्रूविंग कंडीशंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बच्चा हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक से आप देख सकते हो उनके एनपीएस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उनकी भी कंडीशंस को इम्प्रूव करना, बैंक्स को मर्ज कर रही है सरकार, बाकी सारी चीज़ें कर रही है। प्राइवेटाइजेशन पर जोर दे रही है सरकार, चाहे वो बात कर लो एलआईसी की, चाहे आप बात कर लो बीपीसीएल की। तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को भी जोर दिया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा कि जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें सुधार होगा और सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बच्चा प्राइवेटाइजेशन पे हमारा फोकस है। सिंस प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है कि उनकी जो भी कंपनीज, जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। और बच्चा जब भी किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू, जब उसके शेयर के दाम वगैरह बढ़ेंगे, मार्केट वैल्यू बढ़ने का मतलब उसके शेयर या उसकी जो भी संपत्ति, उसके दाम बढ़ रहे हैं मार्केट में, लोगों का उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, मार्केट में लोगों का निवेश उस बिजनेस में बढ़ेगा, तो उससे होगा क्या कि देश में वेल्थ क्रिएशन भी हो। तो ये बात थी हमारी प्राइवेटाइजेशन की। अब बच्चा यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने देखी है, ये जो सिंपल मेजर्स हमने लॉजिकली यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो भी वेल्थ क्रिएशन में सहायक है, नई फर्म लगाना, सबके लिए समान अवसर देना, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम होना ताकि वो जो मर्जी वो काम आसानी से कर सकें, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ ना हो, ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना, जो भी लॉज है उनको आसान बनाना, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बिजनेस रेगुलेशंस को आसान बनाने की बात हुई, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कंडीशंस को अच्छा करना, प्राइवेटाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है। यही सारे इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स हैं, जो डिफरेंट चैप्टर्स में इन डिटेल आपको बताए गए हैं। तो बात थी, सेंट्रल थीम ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे क्या था, वेल्थ क्रिएट करना है, और वेल्थ क्रिएट करना है उसके लिए ये सारे चीज़ें हमने देखी, और इन्हीं सारी चीज़ों को चैप्टर्स में पुट किया गया है और ईजिली एक्सप्लेन किया गया है। तो बच्चा सेंटर थीम जब आप समझ जाओगे ना, तो आपको सब समझ में आ जाए कि वेल्थ क्रिएशन करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड होता है, आपको मैंने बताया था लास्ट 12 मंथ का, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगी। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि ये जो वेल्थ क्रिएशन अपनी इकोनॉमी में हम कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वेल्थ
क्रिएशन की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए बात कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर तो आपने देख लिया, वेल्थ क्रिएशन कैसे मतलब इनविजिबल हैंड्स एंड हैंड ऑफ ट्रस्ट की हमने बात कर ली। दूसरे चैप्टर में क्या कहा गया है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेल्थ क्रिएशन एट ग्रास रूट, उद्यमिता एवं निचले स्तर पर संपत्ति का सृजन। तो वही हमने बात की थी कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं, देखो सबसे छोटी यूनिट किसी भी देश की डिस्ट्रिक्ट होती है। एक तरीके से देखा जाए तो एक जो माइक्रो यूनिट है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट में कुछ मोहल्ले होंगे, कुछ सिटी एरिया होगा, कुछ अर्बन एरिया होगा, कुछ रूरल एरिया होगा, ये एरियाज होते हैं। लेकिन एक यूनिट के तौर पे देखा जाए डिस्ट्रिक्ट एक छोटी यूनिट होती है किसी भी हो इकोनॉमी की, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई ये जो उस छोटी यूनिट में जितने भी लोग हैं उनको समान अवसर, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो मार्केट में आ सकें, बिजनेस कर सकें। उससे क्या होगा कि वेल्थ क्रिएशन होगा। उसके लिए इन्होंने एक डेटा दिया है कि जब भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नई फर्म 10% से बढ़ती है, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म अगर बात करें, अगर वो 10% से बढ़ता है तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्शन है या जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट, सकल घरेलू जिला उत्पाद 1.8% से बढ़ता है। बहुत बड़ी बात है कि 10% से नई फर्म्स बढ़ रही हैं तो लगभग 2% से जीडीपी भी उस डिस्ट्रिक्ट की बढ़ रही है। तो काफ़ी पॉजिटिव साइन है इस नाते देखा जाए, क्योंकि नए लोग आते हैं, बच्चे नए आइडियाज़ लेके आते हैं, इनोवेशन उनके पास होता है, उनके पास मोटिवेशन होता है, नए कंपनीज में लोगों को काम आसानी से मिल जाता है। तो हर तरीके से देखा जाए तो उस पर्टिकुलर एरिया, वहाँ रहने वाले लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी जब भी बढ़ेगी तो जीडीपी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। यहाँ जो लाइन लिखी है वो मैं पढ़ देता हूँ। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू एंट्रेंट्स इन द एंटरप्रेन्योरशिप इनेबल्स एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन and utilization, facilitates job growth, promotes trade growth, consumer surplus through greater product variety and increase the overall boundaries of the economic activities। उद्यमिता में नए प्रविष्कों के लिए समान अवसर, कुशल संसाधन आवंटन और उपयोग को सक्षम बनाता है। नौकरी में वृद्धि की सुविधा देता है। अधिक उत्पाद विविधता के माध्यम से व्यापार विकास और उपभोक्ता अधिशेष को बढ़ावा देता है और आर्थिक गतिविधियों की सीमाओं को बढ़ाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चा कि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर्स को मिलेगी तो एफिशिएंट तरीके से जो भी आपके संसाधन है उनका इस्तेमाल होगा, दक्षता बढ़ेगी। दक्षता बढ़ेगी तो अभी हमने देखा था कि आपके यहाँ जो है वो ग्रोथ बढ़ती है, उसका यूटिलाइजेशन होगा, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी उस एरिया में बढ़ेंगी, ट्रेड बढ़ेगा, कंज्यूमर्स के पास डिफरेंट वैरायटी के काम होंगे, डिफरेंट वैरायटी के ऑप्शंस होंगे प्रोडक्ट्स के। जैसे कि आपको कल मोदी जी ने कहा था कि स्वदेशी अपनाओ, ठीक है, ठीक है, वोकल फॉर द लोकल का एक नारा उन्होंने दिया था, स्वदेशी अपनाओ की उन्होंने बात की थी, तो उसी से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट, ठीक है, प्रो बिजनेस वर्सेस प्रो क्रोनी, ये चैप्टर 3 है आपका। It presents evidence on how efficient the Indian economy has been in the terms of opportunity for the new entrants against the established players for wealth creation। देखो बच्चा, जब भी आपके इकोनॉमी में कुछ लोग, कुछ पूंजीपति सिर्फ रहेंगे तब तक आपकी इकोनॉमी का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। समान रूप से विकास तभी संभव है जब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो उत्पादक हो, उत्पादन करता हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, तभी देखो देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ हम उसी की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ है वो प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ हमें बनानी है। देखो बच्चा, प्रो बिजनेस और प्रो क्रोनी ये 2 वर्ड्स आपको मिले हैं, लंबे चौड़े में लिखा हुआ है। इसका जो लॉजिकल डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चा। दोनों में लॉजिकल डिफरेंस होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी का। अगर आपके इकोनॉमी का जो सिस्टम है वो प्रो क्रोनी सिस्टम है, यानी जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, केवल उनको सपोर्ट करता है। प्रो क्रोनी का मतलब होता है, या क्रोनी कैपिटलिज्म की एक बार बात हुई थी। तो बच्चा, क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है जब पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन मिलकर इकोनॉमी को अपने हिसाब से चलाते हैं। यानी यहाँ पर पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन अपने हिसाब से इकोनॉमी को चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में सबको समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ताकि वो परफॉर्म कर सके, नए आइडियाज़ को मार्केट में ला सके, ताकि डोमिनेंस ना हो, एक्सप्लॉइटेशन ना हो, चाहे वो ग्राहक हो चाहे वो एम्प्लॉइज़ हो, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। इस नाते हमें जो पॉलिसीज़ बनानी है वो बनानी है प्रो बिजनेस पॉलिसीज़, और इसी तरफ हमारा इंडिया मूव कर रहा है। ठीक है, ताकि हम अपने देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सकें, क्योंकि ये जो देश है ना, ये एक से नहीं होता है, ये सबसे बनता है, और सबके कंट्रीब्यूशन से ही ऐसा पॉसिबल है, किसी एक के कंट्रीब्यूशन से पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट,
चैप्टर 4 की हम बात करें, चैप्टर 4 में बात की गई है अंडरमाइनिंग मार्केट्स व्हेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन हर्ट्स मोर देन इट हेल्प्स। पहले क्या होता था, अगर आप आज़ादी के बाद का सीन उठा के देख लो टिल 1991 तक का अगर देखो तो आपको मिलेगा कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा था इकोनॉमी में। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट थी, लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी अगर प्राइवेट वाले को काम करना है, लोग अपने मर्जी से काम नहीं कर सकते थे, हर जगह करप्शन था, हर जगह रेड टेपिज्म था, हर जगह ब्यूरोक्रेसी थी। इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने में एलपीजी पॉलिसी का काफ़ी योगदान रहा है। और बच्चा उसी चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है कि जो मार्केट है ना, जब भी उसको हम कमज़ोर करेंगे, जब भी उसको हम अंडरमाइन करेंगे तो हमारे देश में विकास संभव नहीं है। और मार्केट अंडरमाइन तभी होता है जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का, सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। तो उपेक्षित बाजार कब होगा, जब सरकार का हस्तक्षेप उसकी मदद करने से ज़्यादा आघात पहुंचाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चा, जितना ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होगा, जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को आप आगे आने दोगे, जितना ज़्यादा नए लोगों को आगे आने दोगे, उतना ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में। तो बच्चा आपकी इकोनॉमी को मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बनाओगे तभी वेल्थ क्रिएशन हो पाएगा। यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो वेल्थ क्रिएशन होगा, और आपका ये जो टारगेट है, ये जो टारगेट जिसकी हम बात कर रहे थे अभी तक, वो कंप्लीट हो पाएगा। तो इसी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑफन टाइम्स लीड टू अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस सच एज द प्राइस इंक्रीज व्हेन कंपेयर टू द मार्केट दैट आर अनरेगुलेटेड। तो यहाँ पर एक जब आप इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर 4 में पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनी का एग्जांपल दिया है, जिसमें दिया है कि जिन दवाओं के दाम सरकार तय करती है वो कभी सस्ती ही नहीं हुई, लेकिन जो दाम मार्केट पे तय होते हैं, डिमांड और सप्लाई पे, यानी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी पे इनविजिबल हैंड जहाँ पर काम करता है, वो पहले की तुलना में काफ़ी सस्ती हुई हैं, यानी लोगों के रीच में वो सामान आया है। आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो बीएसएनएल का, या आप देख सकते हो जियो का। जब तक बीएसएनएल के हाथ में चीज़ें थी, या आप देख सकते हो जब तक बेसिक फ़ोन का था, कॉल्स की कॉस्ट कितनी ज़्यादा होती थी, लगभग एसटीडी कॉल आपको करनी होती थी, 1 या 1.5 रुपये आपके कट जाते थे। तो ये एक सिस्टम था। आज की डेट में कंपटीशन बढ़ गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया उस सेक्टर का, बहुत सारे इंट्रेंट्स आ गए, अच्छी चीज़ें लोगों को मिलने लगी, कंपटीशन बढ़ा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको सस्ते रेट पे अच्छे क्वालिटी का सामान मिला, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज मिली, उनके पास जियो हो गया, उनके पास आपका एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, इस तरीके के ऑप्शंस ग्राहक को मिले। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कंपटीशन बढ़ेगा तो मार्केट का फ़ायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर 5 की, तो चैप्टर 5 इज फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग जॉब एंड ग्रोथ बाय स्पेशलाइजिंग टू एक्सपोर्ट इन नेटवर्क प्रोडक्ट्स। ठीक है बच्चा, नेटवर्क प्रोडक्ट्स यानी यहाँ टेली कम्युनिकेशन की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आप ले सकते हो चाइना का। चाइना में एप्पल जो है, या सिंपल सी बात कर लें, यहाँ पर एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात हो रही है, स्पेशली यहाँ पर नेटवर्क प्रोडक्ट्स की बात की गई है। ठीक है, तो जैसे आप चाइना की बात करें तो चाइना में क्या है कि एप्पल असेंबल करती है अपने फ़ोन को, और उस असेंबलिंग प्रोसेस में लगभग 7 मिलियन लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। 7 मिलियन लोग, ठीक है, यानी 70 लाख लोगों को रोज़गार मिला हुआ है वहाँ पर एक तरीके से अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से मेक इन इंडिया को जैसे हमने प्रमोट किया था कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आए, हमारे देश में लोगों को रोज़गार मिले, हमारे देश का जीडीपी बढ़े, ग्रोथ हो, हम एक्सपोर्ट क्वालिटी हमारे देश में प्रोडक्ट बने ताकि हम एक्सपोर्ट करके अच्छे पैसे बाहर से कमा सकें। ये सारी चीज़ों को लेकर मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट था उसके साथ एक और कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है, असेंबल इन इंडिया को इंटीग्रेट किया गया है उसके साथ, यानी असेंबल इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया में असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इसको इंटीग्रेट किया गया। अब इससे क्या होगा, इंडिया का एम है 4 करोड़ जॉब क्रिएट करने का बाई 2025 और 8 करोड़ जॉब क्रिएट करने का बाई 2030। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि हम असेंबलिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने जा रहे हैं। तो मेक इन इंडिया के साथ असेंबल इन इंडिया का इम्पैक्ट क्या होगा, आपके देश में एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो उसका असर क्या होगा, आपके देश में जॉब्स भी क्या होंगी, वो बढ़ेंगी। तो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करें, देखो बच्चा, फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है कि आने वाले जो चैप्टर्स उनमें हमने क्या क्या डिस्कस किया एक तरीके से, और क्यों डिस्कस किया है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने के लिए हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। बात करते हैं चैप्टर 6 की। इसमें बच्चा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता या कारोबार करने की सुगमता को सुधारने की बात हो रही है। क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की अगर बात करें तो 2014 में आपकी जो रैंक थी इट वाज 142th रैंक, जहाँ से मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में इसको 63rd पर लाया। ठीक है,
और इसका टारगेट क्या है कि अंडर 50 टॉप 50 में इसको पहुंचाना, राइट। तो बच्चा जितना ज़्यादा आपके यहाँ बिजनेस करना आसान होगा उतना ही ज़्यादा आपके यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमशीलता बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा आपके देश में नवाचार इनोवेशन बढ़ेगा। इनोवेशन होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और आपके देश में ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन होगा। ये सारे चेन रिएक्शन हैं, ये जब भी होंगे तो आपके देश के लिए पॉजिटिव हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि अगर इंडिया में कोई बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं या न्यूजीलैंड में कोई बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं तो टाइम हमको कितना लग रहा है। सो इन न्यूजीलैंड इट टुक अस 0.5 डेज, अगर वहाँ, क्योंकि वहाँ पर सिंगल फॉर्म भरना होता है और आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो आधे दिन से कम समय में, ठीक है। लेकिन इंडिया की बात करें तो 18 डेज लगते हैं, लगभग मल्टीपल फॉर्म सारे भरने पड़ते हैं तब जा, क्योंकि हमारे यहाँ ईज ऑफ बिजनेस, डूइंग बिजनेस इतना नहीं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। पहले तो और भी थे, जीएसटी के आने के पहले और भी थे, एक्साइज क्लियर कराओ, कस्टम क्लियर कराओ, यहाँ क्लियर कराओ, वैट क्लियर कराओ, यहाँ पे ऑफिस, वहाँ पे ऑफिस, बहुत सारे फॉर्म्स भरने, बहुत सारी चीज़ें करनी। तो एक आम आदमी जो है वो बिजनेस करने की हिम्मत नहीं कर पाता था, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चे, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये डील्स अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड द प्रोबेबल सॉल्यूशंस व्हिच कैन एनहांस इंडियाज रैंकिंग एंड मेक इट मोर सिंपलर टू डू बिजनेस इन इंडिया। भारत में बिजनेस करने को आसान बनाना, और ये चैप्टर फोकस कर रहा है कैसे इंडिया की रैंकिंग को टॉप 50 में हम पहुंचाएंगे, इस बारे में ये बात कर रहा है। चैप्टर 7 की बात करें तो बच्चा, जैसे इस बार हम मना रहे हैं गोल्डन जुबली ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन, ठीक है, और जिसमें चैप्टर 7 में बात की गई है क्या कि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, इस फिगर में आप देख रहे हो एक मछली है जो कि एक जार में फिट नहीं आ रही है, जार उसके लिए अनफिट है। इस जार को आप समझो कि ये जो जार है ये आपका बैंकिंग सिस्टम है और ये जो मछली है ये आपकी इंडियन इकोनॉमी है। तो आपकी इकोनॉमी का साइज तो बड़ा है लेकिन आपके बैंकिंग सेक्टर का साइज बहुत छोटा है। और किसी भी देश की अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करो बच्चा, ये रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, किसी भी देश की बैकबोन होती है। बैंकिंग सेक्टर जब भी आपके यहाँ मजबूत होगा तभी आपके यहाँ डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है। चाहे वो जापान की बात कर लें, चाहे वो चाइना की बात कर लें, दुनिया की सबसे बड़ी बैंक की अगर बात करें तो वो चाइना के पास है और उनकी इकोनॉमी अब देखो कितनी बड़ी है, जस्ट सेकंड रैंक की इकोनॉमी है, जस्ट आफ्टर द यूएसए। तो आप देखो बैंकिंग, अब इंडिया में क्या है कि हमारे यहाँ केवल एक बैंक ऐसी है जो कि 100 में आती है, जो वर्ल्ड जो ग्लोबल लेवल की टॉप 100 बैंक्स है, केवल एक बैंक हमारी ऐसी है जो कि उस टॉप 100 में आती है। यानी हमारे यहाँ बैंक्स तो बहुत सारे लेकिन किसी का ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा साइज नहीं है, राइट। तो हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर में सुधार की ज़रूरत है, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक 1969 से नेशनलाइजेशन वगैरह किया गया, पब्लिक सेक्टर में नेशनलाइज बैंक की संख्या बढ़ाई गई। तो नेशनलाइज बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक से अगर बात करें तो इंडिया में 70% ये पूरे बिजनेस को एक्वायर करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका साइज, इनका कैपिटलिज्म, जो इनका कैपिटल है या इनका जो साइज है, इट इज़ इनसफिशिएंट है हमारे इकोनॉमी के हिसाब से। तो हमारे इकोनॉमी के हिसाब से इनको सफिशिएंट बनाना है। तो अ लार्ज इकोनॉमी नीड्स एन एफिशिएंट बैंकिंग सेक्टर टू सपोर्ट इट्स ग्रोथ, तभी ये ग्रोथ को सपोर्ट। देखो इस जार में ये मछली कभी बड़ी नहीं होगी, ये हमेशा इसको फंसा के रखेगा। तो जब ये बैंकिंग सिस्टम बढ़ेगा तो इस मछली को मूवमेंट मिलेगा और ये ग्रो कर सकेगी। तो इकोनॉमी की ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब बैंकिंग सेक्टर उसको सपोर्ट कर पाए। तो इस बारे में बात की गई है आपके इस चैप्टर 7 में। चैप्टर 8 की बात करते हैं बच्चा। चैप्टर 8 में देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की बात की गई है, एनबीएफसीज की बात की गई है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो। क्योंकि एक कहावत है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी जहाँ पर बैंकिंग सिस्टम नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर ये पहुँच के उस सेक्टर में फाइनेंस करते हैं, उस सेक्टर को बढ़ावा देते हैं। और हर जगह माइक्रो फाइनेंस की बात करें, हर जगह गांव में जाकर और जगह पे जाकर एग्रीकल्चर में जाकर ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के सेक्टर्स हैं जहां पर जाकर छोटे बिजनेसेस को पैसा देना, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो करती हैं एनबीएफसीज, राइट। इनका निवेश में काफ़ी योगदान होता है और ये कैपिटल फॉर्मेशन में काफ़ी सहायक होते हैं। लेकिन अभी हाल के क्षेत्रों में, हाल के दिनों में क्या हुआ कि आईएलएनएफएस की आपने क्राइसिस सुनी, आपने डीएचएफएल की क्राइसिस सुनी। ये क्राइसिस क्यों हुई? क्योंकि ये दिवालिया हो गए, क्योंकि इनका पेमेंट ड्यू था। तो जो शेडो बैंकिंग है या एनबीएफसी सेक्टर जो है, इसकी हेल्थ को सुधारना भी इंडिया गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में आपको बताई गई है, ठीक है।
तो इस मतलब चैप्टर में आप देखेंगे कि छाया बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए एक निदान दिखाता है और इस तरह के वित्तीय क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिम की निगरानी करता है। ठीक है, तो ये सारा जो इनका फोकस है इस बार इसके रिफॉर्म्स पर है, इसके कंट्रोल पर है, ताकि लोगों का ट्रस्ट यहाँ पर बना रहे। हैंड ऑफ ट्रस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है चैप्टर 9 प्राइवेटाइजेशन एंड वेल्थ क्रिएशन। बच्चा प्राइवेटाइजेशन को प्रायोरिटी दी गई है, चाहे वो LIC के प्राइवेटाइजेशन की बात कर लो, चाहे वो BPCL के प्राइवेटाइजेशन की बात कर लो। रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन किया है, उनकी अगर बात कर लें, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करने से इफिशियंसी या दक्षता बढ़ती है, नुकसान कम होता है, उससे क्या होता है कि वेल्थ बढ़ती है, ऐसा मानती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसने ये कंपेयर किया है BPCL और उसी की एक जुड़वा कंपनी आप कह सकते हो या जोड़ीदार कह सकते हो HPCL, हिंदुस्तान भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, फिगर में एक चार्ट दिया गया है। इस फिगर में आप देख रहे हो कि 1 सितंबर 2019 BPCL को प्राइवेटाइज करने का निर्णय सरकार ने लिया, और उसके बाद आप देखें जैसे ही प्राइवेटाइज करने का सरकार ने निर्णय लिया, उसकी जो स्टॉक यानी उसके जो शेयर के दाम थे वो कितने बढ़ गए, आप देख सकते हो यहाँ पर उसके शेयर के दाम आप देख लो बढ़ गए। लेकिन HPCL का क्या हुआ, क्योंकि वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, उसके शेयर के दाम लगभग उतने ही हैं, फ्लैक्चुएट हो रहे हैं बस। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब लगभग 33,000 करोड़ जो है उसके शेयर के दाम बढ़ गए से, मतलब ये अमाउंट है उसने से उसके शेयर के दाम बढ़ गए। तो प्राइवेटाइजेशन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करी सरकार किसी भी सेक्टर में सुधार के लिए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, पब्लिक का ट्रस्ट उसमें मजबूत करने के लिए। और भी क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज़ है, लोगों के दिमाग में एक चीज़ है कि जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता, उनका वेलफेयर होता है, सोसाइटी के लिए होती हैं वो। और सोशल ऑब्जेक्टिव के नाते क्या होता है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, उसमें फ़ायदा कम होता है, इस नाते उसमें वो इन्वेस्ट नहीं करते, इस नाते उनके शेयर के दाम नहीं होते हैं। दैट्स वाई प्राइवेटाइज कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि हमारे यहाँ देश में वेल्थ क्रिएशन हो सके। प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है कि नेटवर्थ कंपनीज की बढ़ती है, नेटवर्थ से क्या होता है नेट प्रॉफिट कंपनीज का बढ़ता है, नेट प्रॉफिट बढ़ने के साथ क्या होता है रिटर्न ऑन एसेट्स भी बढ़ता है, जिसको आप ROA कहते हो। चैप्टर 10 की बात करें बच्चा, तो चैप्टर 10 बात करता है सीधे सीधे जो हमारी सेकंड लाइन थी हैंड ऑफ ट्रस्ट की। जैसे हैंड ऑफ ट्रस्ट की बात करें, ट्रांसपेरेंसी की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, पारदर्शिता की बात होती है, यहाँ पर फ्रॉड एंड फॉर्जरी की जगह नहीं होती है, यहाँ पर हर चीज़ में पारदर्शिता की बात होती है। तो हुआ क्या कि 2011 में जैसे आप GDP का एग्जांपल ले सकते हो, GDP के एस्टिमेशन का एग्जांपल ले सकते हो। 2011 में क्या था कि हमारे यहाँ GDP के मेथोडोलॉजी में कुछ चेंज हुआ। तब से ये हमेशा लोगों के बीच में डिस्कशन डिबेट का इशू रहा कि क्या हमारे देश में GDP को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, क्या उसके कैलकुलेशन की मेथोडोलॉजी में कोई गड़बड़ी है, क्या इस तरीके की चीज़ें सरकार कर रही है जिससे जिस पर पब्लिक को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हमेशा डिबेट के इश्यूज रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने महंगाई को कम बताया या GDP को बढ़ाकर बताया, हेर फेर किया स्टैटिस्टिक्स में। तो मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप यहाँ की GDP पर भरोसा कर सकते हो, जो भी आंकड़े आपके सामने सरकार देती है उस पर आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि उनको कलेक्ट करने में या उनको एनालाइज करने में साइंटिफिक मेथड्स का और एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप फिगर में देख रहे हो, क्या इंडिया की GDP गेस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये एक यंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन हमेशा होता है GDP ज़्यादा है क्या। ठीक है, आपके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन होता है क्या इंडिया की GDP ज़्यादा दिखा रहे हैं क्या। ऐसा नहीं है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। चैप्टर 10 इस चीज़ को पूरा डिवोट करता है अपने आप को कि नाउ यू कैन ट्रस्ट ऑन द स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चैप्टर 11 बच्चा बात करता है सीधे सीधे हमारी और आपकी, क्योंकि देश में वेल्थ क्रिएट हुआ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये चीज़ अप्रूव करने के लिए उसका इफेक्ट दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है कि भाई वेल्थ क्रिएट हो रही है तो उसका फ़ायदा कॉमन मैन को मिल रहा है या नहीं। इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थैलोनॉमिक्स नाम का एक चैप्टर डाला, या इकोनॉमिक सर्वे में आपको ये चैप्टर मिलेगा, द इकोनॉमिक्स ऑफ प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया। क्योंकि बच्चा यही एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, तीनों को इसकी ज़रूरत पड़ती है प्लेट ऑफ फूड की। बिना खाने के हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है।
हर आदमी जो है रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देता है? वो खाने को, क्योंकि भूख के बिना काम नहीं हो सकता है। ठीक है, सॉरी, खाने के बिना काम नहीं हो सकता है, भूख के साथ काम नहीं हो सकता है। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बात किया है उसने मतलब इकोनॉमिक सर्वे ने बात किया है थैलोनॉमिक्स की। इसमें बताया गया है कि जो आपकी जो थाली है ये अफोर्डेबल है आपके लिए। इसका अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपकी इनकम लेवल ऊपर गई है। अगर थाली महंगी हुई है तो आपकी इनकम लेवल भी ऊपर गई है, राइट। और आपकी इनकम लेवल ऊपर गई है तो आप वेजिटेरियन थाली फॉलो करते हो, नॉन वेजिटेरियन फॉलो करते हो, तो इतने बचाते हो, इतना नहीं बचाते हो, ये है वो है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में एक ब्रीफ इंट्रो दिया गया है। तो उसको आप इस तरीके से पढ़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के लिए तो नहीं है। ठीक है, बाकी मैं प्री में अगर बात करूँ तो प्री में क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं कि थैलोनॉमिक्स किस बारे में बेसिकली बात करता है। तो सिंपली ये बात कर रहा है, वेल्थ क्रिएशन इन द इकोनॉमी मस्ट अल्टीमेटली इनहेंस द लाइवलीहुड ऑफ द कॉमन पर्सन बाय प्रोवाइडिंग हिम और हर ग्रेटर परचेजिंग पावर टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि अगर आपके देश में वेल्थ क्रिएशन होगा तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। वेल्थ क्रिएशन का मतलब कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने का मतलब आपके हाथ में पैसा बढ़ने का मतलब आपकी क्रय शक्ति बढ़ना, और क्रय शक्ति बढ़ेगी तो उसका इकोनॉमिकल बेनिफिट आपको मिलेगा। और इसी इकोनॉमिकल बेनिफिट को दिखाने के लिए थैलोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट डाला गया है। तो बच्चा ये पूरे 11 चैप्टर्स हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे के। ये चैप्टर 1 काफ़ी लंबी था। होप सो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। मैं अगले वीडियो में आपको उसको वाइंड अप कर दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा। रेस्ट आप ये बस इतना ध्यान रखना कि इस बार की इकोनॉमिक सर्वे की जो ओवरऑल थीम है वो थीम किस पर बेस है? $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने पर। उसी को जस्टिफाई करने के लिए 11 चैप्टर्स ये दिए गए हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट चैप्टर तो हो गए, 10 चैप्टर आगे आपको ये मिलेंगे। तो बहुत ही ईजी वे में पढ़ना है। देखिए, मैंने इसमें कोई भी फैक्ट्स या फिगर्स या उनका यूज़ नहीं किया है। जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो ये चीज़ें अबुंडेंट हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेंगी। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे फिगर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बड़ा कन्फ्यूज़न सा होता है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस इतना ध्यान रखेंगे, चीज़ों को आसान करना मुश्किल होता है और चीज़ों को मुश्किल करना बड़ा ही आसान होता है। तो हमें चीज़ों को आसान करना है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप इजी वे में, प्रिसाइज वे में चीज़ों को समझोगे या पढ़ोगे, उतना ज़्यादा चीज़ों को आप रिटेन अपने दिमाग में कर पाओगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे आने वाली क्लासेस में।